बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 78 गाइटन का स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट द एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, या जिन्हें हम कहते हैं कोर्टिकोस्टीरॉइड्स। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर के वो सारे स्टीरॉइड इन नेचर हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, हम इनको कोर्टिकोस्टीरॉइड का नाम भी दे देते हैं, जिसमें हम लोग 3 कैटेगरीज की बात करेंगे: मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स वगैरह। अब सबसे पहले तो एड्रीनल ग्लैंड देख लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के सुपीरियर पोल के ऊपर लाई कर है, जिसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स वगैरह। ठीक है, मेडुला वाला जो पोर्शन है वो कैटेकोलेमिन्स रिलीज करवा रहा है, जिसका एसोसिएशन आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। जो हमारा कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो जो है उसके फर्दर 3 पार्ट्स कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, किस तरह से है। ठीक है, जो जोना रेटिकुलरिस वाला पोर्शन आ जाता है, उसके अंदर इस तरह से रेटिकुलर फाइबर की तरह जो है वो सेल्स अरेंज हुए होते हैं। फेसिकुलोटा के अंदर जो है वो चेन लाइक स्ट्रेट इस तरह से इलोंगेटेडली जो है वो सेल्स अरेंज हुए होते हैं, जबकि ग्लोमेरुलोसा के अंदर जो है वो सेल्स ऐसे ग्लोमेरुलस की फॉर्म में, जैसे हमारी किडनी के अंदर होती है ग्लोमेरुलस सा बना होता है। ठीक है, उस तरह के सेल्स अरेंज हुए होते हैं। तो ये आप हिस्टोलॉजी में इसकी डिटेल देख लेंगे कि इनको हम लोगों ने किस बेसिस पे उनके नाम दिए हैं। अब जो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा आ जाता है, ये टोटल 15% आ जाता है। फेसिकुलेटा जो है वो सबसे वाइडेस्ट जोन आ जाती है, अबाउट 75%, और सबसे थिन लेयर आ जाती है जोना रेटिकुलरिस की। अब ये जो डिफरेंट हार्मोन्स की हमने बात की, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेनिक हार्मोन, बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंटली जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवा रहा होता है। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा मेनली जो है वो कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। तो मेनली हम डिस्कस करेंगे कोर्टिसोल को इस चैप्टर के अंदर, जो कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। नाम से जाहिर है इनका फंक्शन भी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल्स का लेवल को इन्फ्लुएंस करवा रहा होगा, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स वगैरह जो है वो जोना फेसिकुलेटा से भी रिलीज़ हो रहे होते हैं और जोना रेटिकुलरिस वगैरह से भी रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये जनरल सी डिटेल थी इनकी। जी, अब हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन की। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स आ जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर एंड्रोजेंस वगैरह, बेसिक इनका प्रिकर्सर कौन सा मॉलिक्यूल होगा? कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होगा, जो कि हमें पता है कि 27 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर 3 हेक्सागोनल रिंग्स आ जाती हैं और 1 पेंटागोनल रिंग आ जाती है। इसको हम लोग बुक से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ आपको नहीं पता चलेगा कि इनकी जो है वो किस तरह से एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस लाएंगे और किस तरह से इनकी स्ट्रक्चरल और देन उसी के रिजल्ट में जो है वो फंक्शनल डिफरेंसेस किस तरह से आएंगे। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डेस्मोलेज एक्ट करेगा, उसको प्रेग्नेनोलोन के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। प्रेग्नेनोलोन देन एक प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिस और अंडर द एक्शन ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डीहाइड्रोजनेज। ये भी हम देखेंगे कि इसका किस तरह सेक्शन होगा। ये 3rd पोजीशन पे जाके एक्ट करवाएगा और वहाँ से हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करेगा। ये हम फिगर से देखेंगे। प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा। प्रोजेस्टेरोन के ऊपर जो है वो 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज का एंजाइम एक्ट करके जो है इसको कन्वर्ट कर देगा 11 डिऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस के अंदर इस तरह से होगा कि 3 पॉइंट्स पे जो है ना वो हाइड्रोक्सिलेशन होगी, तो 3 ही हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करवाएंगे। ठीक है, पहले 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एक्ट करेगा और वो इसको 11 डिऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज एक्ट करेगा, कोर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्ट करेगा, और देन 18 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, जिसको हम लोग एल्डोस्टेरोन सिंथेज का नाम भी देंगे, वो इसको एल्डोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। अब आपने याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली जो है वो प्रोजेस्टेरोन से बन रहा है, जबकि जो कोर्टिसोल वगैरह है या एंड्रोस्टेरोन है ना, वो बेसिकली उनके लिए पहले प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट होना पड़ेगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर। ठीक है, और ये दोनों साइड पे जो है वो 3 दफ़ा ही हाइड्रोक्सिलेशन होगी। लेकिन इस केस में क्या है कि प्रोजेस्टेरोन के ऊपर पहले 21 पोजीशन पे होती है हाइड्रोक्सिलेशन, देन 11 पोजीशन पे होती है और देन 18 पोजीशन पे होती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर। देन उसने जब कोर्टिसोल बनाना है ना, तो देन अगेन 2 स्टेप्स वही होंगे, वही वाले जो है वो एंजाइम्स एक्ट करेंगे। 21 पोजीशन पे जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन 11 डिऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हुआ था, तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हो जाएगा 11 डिऑक्सीकोर्टिसोल के अंदर। देन दोबारा से 11 डिऑक्सीकोर्टिसोल के ऊपर 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज एक्ट करवाएगा। ठीक है, तो 11 डिऑक्सीकोर्टिसोल को कन्वर्ट कर देगा कोर्टिसोल के अंदर, जिस तरह से कि यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो कोर्टिकोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए, ये सारे के सारे 21 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है,
अब इनमें और एंड्रोजन्स के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है कि हाल ही यहाँ पे क्या होगा कि जो 17th और 20 पोजीशन पे लगा हुआ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो बेसिकली उनकी लाइसिस होगी, और यानी कि 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम होंगे। तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स कम होने के बाद ये जो 19 कार्बन वाला यूनिट बनेगा ना हमारे पास, वो बन जाएगा एंड्रोस्टीरोन, ठीक है, विच इज़ एन एंड्रोजन। तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के ऊपर 1720 लाइस के एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा एंड्रोस्टीन डायोन के अंदर। अब ये डायरेक्टली यहाँ से भी बन सकता है और प्रेग्नेनोलोन से भी जो है वो इसकी सिंथेसिस हो सकती है। इस तरह से भी हो सकता है कि प्रेग्नेनोलोन पहले खुद जो है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, देन वो जो है वो कन्वर्ट हो जाए 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर, और अगेन दोबारा से वही स्टेप हो। या इस तरह भी हो सकता है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है वो DHEA में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ डाई हाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टीरोन, यानी यहीं पे प्रेग्नेनोलोन से ही 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दें तो वो DHEA में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से जो है वो DHEA कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रोस्टीन डायोन के अंदर। अच्छा जी, उन्हीं स्टेप्स को हम लोग दोबारा से फिगर से देख लेते हैं बुक की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर है। इस तरह से होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमें पता है 27 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 हेक्सागोनल रिंग्स हैं और एक पेंटागोनल रिंग है। ये स्ट्रक्चर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए आप लोग देख लो कि किस तरह से एंजाइम्स जो है वो कौन से पॉइंट पे एक्ट करेंगे और किस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगी और कौन कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा। सबसे पहले डेस्मोलेज एक्ट करवाएगा, ठीक है, वो इसकी साइड चेन को जो है वो शॉर्टन कर देगा। शॉर्टन होने के बाद क्या होगा कि 27 कार्बन का मॉलिक्यूल 21 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे प्रेग्नेनोलोन, ठीक है। और ये रेट लिमिटिंग स्टेप आ जाता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH, ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि हमें पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा होता है, वो इसको स्टिमुलेट करवा सकता है। या फिर अगर एल्डोस्टेरोन की खाली सिंथेसिस करवानी है तो वो एंजियोटेंसिन 2 जो है मेनली इस स्टेप को स्टिमुलेट करवाएगा ताकि एल्डोस्टेरोन वगैरह की सिंथेसिस इन्हांस हो सके। फिर प्रेग्नेनोलोन बन गया प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। अगर प्रेग्नेनोलोन के ऊपर जो है वो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज का एंजाइम एक्ट करवाएगा, ठीक है, वो क्या करवाएगा कि जो 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा ना, वहाँ से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करवा देगा, तो प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन के अंदर। स्टिल ये जो है 21 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फिर जो है इसके ऊपर 3 पॉइंट्स पे जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ठीक है, एक 21 पोजीशन पे, एक 11 पोजीशन पे, और एंड पे जो है वो 18th पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन होगी। तो 21, 11 और 18th हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, बायोकेम में मेंशन किया गया इट इज़ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जहाँ पे 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, तो आप लोगों ने इसको कंफर्म कर देना है। तो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो है इसके ऊपर एक्ट करवाएगा और 21th पोजीशन पे जो है वो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवा देगा। ये है 21 का कार्बन और उस पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, तो ये कन्वर्ट हो गया प्रोजेस्टेरोन 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन के अंदर। देन 11 पोजीशन पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोर्टिकोस्टेरोन के अंदर। और देन जो है वो 18th पोजीशन पे जो है वो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। 18 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को हम लोग एल्डोस्टेरोन सिंथेज का नाम भी देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डोस्टेरोन के अंदर, ठीक है। ये बात थी प्रोजेस्टेरोन से बनने की, एल्डोस्टेरोन की। अगर के मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है कोर्टिसोल के अंदर तो पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी 3 पोजीशन पर ही हाइड्रोक्सिलेशन होगी फ्रॉम द प्रोजेस्टेरोन टू कोर्टिसोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से होगा कि पहले प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट होना पड़ेगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर, ठीक है। तो 17th पोजीशन पे होगी और फिर अगले वाले स्टेप्स जो दोनों स्टेप्स हैं वो उसी तरह से होंगे जैसे कि यहाँ पे हुए थे। 21th पोजीशन पे हुई थी हाइड्रोक्सिलेशन और 11th पोजीशन पे हुई थी। तो पहले ये कन्वर्ट हो जाता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर, ठीक है। 17th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर इसकी 21th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी, तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल के अंदर, जबकि हाली जो प्रोजेस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन के अंदर। देन इसके 11th पोजीशन पे हुई हाइड्रोक्सिलेशन, तो हमें पता है कि 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल से वो कन्वर्ट हो जाएगा कोर्टिसोल के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इससे आगे जो आ जाती है एंड्रोजन की सिंथेसिस, तो आपने याद रखना है कि चूंकि हाली प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस में जा रहा है, जबकि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ने एक तो कोर्टिसोल बनाया, सेकेंडली जो मॉलिक्यूल इसने बनाना है वो है एंड्रोस्टीन डायोन, ठीक है। ये डायरेक्टली भी बना सकता है या फिर प्रेग्नेनोलोन के थ्रू भी जो है ये वाला मॉलिक्यूल बना सकता है इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू। डायरेक्टली इस तरह से होगा कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम होंगे, ये जो साइड चेन पे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी तक ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ये 21 कार्बन के थे।
अब ये जो एंड्रोजेंस होंगे ना, इसमें क्या होगा कि 17th और 20th पोजीशन पे लगा हुआ जो कार्बन का मॉलिक्यूल है उसकी लाइसिस हो जाएगी। सो 1720 लाइसिस के ऊपर एक्ट करवाएगा और इसको कन्वर्ट करवा देगा एंड्रोस्टीन डायोन के अंदर। या फिर इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू भी जो है वो ये एंड्रोजेंस वगैरह बन सकते हैं कि इस तरह से हो कि पहले प्रेग्नेनोलोन की हाइड्रोक्सिलेशन हो, ठीक है, या फिर वो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो, या फिर ये कि 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन पहले कन्वर्ट हो जाए डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन के अंदर, DHEA के अंदर कन्वर्ट हो, और देन वो कन्वर्ट हो जाए एंड्रोस्टीन डायोन के अंदर। तो बात है कि ये जिस तरह भी उसने एंड्रोस्टीन डायोन बनाना है। अच्छा, आपने याद रखना है कि प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरोन बनता है तो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज करता है। इसी तरह से 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन से अगर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनना है तो अगेन एंजाइम कौन सा होगा, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज। और अगर DHEA से एंड्रोस्टीरोन बनाना है तो जो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज है वही एक्ट करवाएगा यहाँ पे। हाल ही इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है एंड्रोजेंस में कि उसके अंदर 2 कार्बन की मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, यानी कि ये 19 कार्बन का यूनिट आ जाता है। साथ में ही हम लोग कुछ एंजाइम डिफिशिएंसीज और उनकी क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज की। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें पता है कि इसने मेन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बनाना था प्रोजेस्टेरोन, और उसी से आगे जो है वो एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस भी हो रही थी, और देन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से जो है वो कोर्टिसोल और एंड्रोजेंस वगैरह भी बन रहे थे। जब यही डेफिशिएंट है तो ऑफकोर्स ये बात है तीनों के तीनों हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो साल्ट और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। एंड्रोजेंस वगैरह नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि एंड्रोजेंस का जो एक्शन आ जाता है वो टेस्टोस्टेरोन लाइक इफेक्ट आ जाते हैं। तो मेल के अंदर जो है वो सेक्सी डिफ्रेंसिएशन सही से नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि फीमेल लाइक जेनिटेलिया जो है वो मेल के अंदर हमें नज़र आएगा। सेकेंडली अगर हम बात करें कि 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी है तो आप यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं ये मोस्ट कॉमन एंजाइम की डेफिशिएंसी आ जाती है इस पाथवे के अंदर। 21 हाइड्रोक्सीलेज की अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा कि ये एंजाइम इन्वॉल्व है एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल की सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये दोनों पाथवेज ब्लॉक हो जाएंगे, पीछे जो है वो बच जाता है एंड्रोजेंस की सिंथेसिस का पाथवे, मतलब कि एल्डोस्टेरोन कम होगा, कोर्टिसोल वगैरह कम होगा, ठीक है। जबकि जो एंड्रोजेंस है वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस होंगे और एक्सेसिव जो है वो मस्कुलिनाइजेशन नजर आएगी। फीमेल्स के अंदर भी जो है वो मेल लाइक जेनिटेलिया की कंडीशन जिसे हम कहते हैं विरलाइजेशन की कंडीशन हमें नजर आएगी, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एंजाइम की डेफिशिएंसी आ जाती है इस पाथवे के अंदर। थर्डली अगर हम बात करें कि 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज की अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है, 11 इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा कि यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि पीछे जो 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन है या 11 डिऑक्सी कोर्टिसोल है वो ज़्यादा सिंथेसाइज होंगी, यानी प्रीवियसली जो पीछे वाला सबस्ट्रेट आ जाता है उसकी कंसनट्रेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी और साथ में एंड्रोजेंस वगैरह ज़्यादा होंगे। अब ये जो 11 डिऑक्सी कोर्टिसोन है ये ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि रेनिन का लेवल लो होगा और हाइपरटेंशन की कंडीशन हमें नज़र आएगी, और एक्सेसिवली एंड्रोजेंस वगैरह भी सिंथेसाइज होंगे। अगेन विरलाइजेशन और मस्कुलिनाइजेशन के इफेक्ट्स हमें मिलेंगे। देख लेते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें पता है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रिकर्सर फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड एंड्रोजेंस, कोर्टिसोल एंड एंड्रोजेंस। तो कोर्टिसोल वगैरह नहीं बनेगा और एंड्रोजेंस वगैरह नहीं बनेंगे, जबकि एक्सेसिवली किसकी सिंथेसिस होगी, एल्डोस्टेरोन की। ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट और वाटर जो है वो रिटेन होंगे और हाइपरटेंशन की कंडीशन हमें पेशेंट के अंदर नजर आएगी।